मैम का एक परिचय। तीन दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में प्रोफेसर दीप्ति ओझा मैम का मैं स्वागत करता हूं। मैं अजीत कुमार श्री साकेत इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैम आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपका परिचय प्रदान कर सकूं। मैम हाँ, मैं तो यहाँ से कुछ किसी को देख नहीं पा रही हूँ, but you can continue. Professor Dipti Ojha is working as professor in the Department of Education at the Maharaja Siya Rao University of Baroda, Gujarat, and ma'am has more than 28 years experience in the Department of Education. Ma'am is a specialization in the educational psychology, special education, adolescence education, higher education, as well as gender education. And ma'am has more than 16 papers presented in national seminars, as well as ma'am has 25 papers published in journals and edited books. Ma'am has 4 books published on management of behavior problem of children with mental retardation, prevent disabled from becoming handicapped, higher education and its life skill education. Ma'am has completed 18 projects sponsored by various funding agencies like UGC, NCERT, Education Council, UGC, INGCEM, IAC, GCP, Government of Gujarat, etc., and has actively participated as a team member in projects of Government of Gujarat on curriculum development of undergraduate program of arts, commerce, and science and its implementation in state. And ma'am has organized various faculty development programs and workshops on soft skills at many universities and corporate sectors. And ma'am has provided counseling service to students and staff of university. So अब मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ, प्लीज मैम। नमस्कार। Thank you very much for this introduction. थोड़ा कर लो, मैं इसी साल रिटायर्ड हो गई। I have given 38 years of service to my university and recently I am retired. और अभी मेरी अपनी दीप्तेशना एकेडमी है जिसमें भी मैं काम कर रही हूँ, giving soft skill training and different programs of related to counseling. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम ये टॉपिक शायद आगे के एक साल में लगातार हम सुन रहे हैं कि जब भी ये NP 2020 आया तब से इस पर बहुत ही डिस्कशंस हो चुके हैं। हाँ, हमारा थोड़ा फोकस इंक्लूसिव एजुकेशन पर है और इसीलिए जनरल काफी सबको पता भी है। फिर the topic which I am given is reforms towards new age learning. So respected dignitaries of institutions, Dean Jain Bhai, all participants from various part of nations, और ये स्पेशल स्कूल्स के जो सीआरई करने आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं ये बात करूंगी शायद आपको काफी कुछ पता भी है और इसके बाद जब डिस्कशन होगा तब आप मुझे इसके बारे में बता भी सकते हैं। सो आई विल बी आल्सो लर्नर विथ यू। सो रिफॉर्म टुवर्ड्स न्यू एज लर्निंग, ये टॉपिक जो मुझे दिया गया है, तो इसको मैंने रिफॉर्म्स टुवर्ड्स लर्निंग एक हिस्सा बनाया है, न्यू एज लर्निंग ये दूसरा हिस्सा बनाया है और तीसरे में इंक्लूसिव है। जैसे आपके सर ने बताया कि अलोंग विथ टीचर्स टीचिंग इन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़े हैं जो एजुकेशन से भी हुए हैं। तो इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन ओरली है मगर मैं इस तरह से हिस्से में बांटा है। सो ऐसा कहा गया है कि इफ अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे
we teach. Probably we may have to teach the way they learn. और हम इंक्लूसिव में तो इसको बहुत ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सिलेबस मेथोडोलॉजी वही का वही है, मगर the way we take the learning to them, stimulate them to learn and seeing the results how it comes, ये हम उनको ध्यान में करते हैं. तो 2020 में आउटपुट ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी है. पहले प्रोसेस ओरिएंटेड थे कि कितना बेस्ट इनपुट हम देंगे. तो ये एक मेजर शिफ्ट है, मेजर रिफॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि हम लोग अभी इनपुट को ही ध्यान में नहीं रखेंगे, बट आउटपुट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आज तक के करंट लेवल तक देखे तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, टीचर एजुकेशन, ये 3 मेजर स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात हुई है. और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये नई एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें भी उसी में ध्यान केंद्रित किया है. सो इनका बेसिक रिफॉर्म ये है कि डेवलपमेंट ऑफ रिगरस स्टैंडर्ड्स एंड बेटर असेसमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारा एजुकेशन का कोई स्तर नहीं है, स्तर है, मगर जो एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं, जो अभी जरूरत है, क्योंकि change is the nature of society, change is the nature of education system. तो ये change जो last 15-20 साल या थोड़ा ज्यादा साल में आए हैं, उसके हिसाब से हमें एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना है, और खास करके उसके असेसमेंट सिस्टम को भी करना है, ताकि हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो स्टूडेंट्स निकलेंगे बाहर, दे आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी. वो कहीं भी कॉम्पीट कर सकता है, और इसीलिए आउटपुट को भी ज्यादा ध्यान में रखा गया है. अभी जब से ग्लोबल ये शब्द हम सुनते आए हैं, तब से ये हो गया है कि देयर इज नो वॉल बिटवीन आवर नेशन. और जब इसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम सब वॉल को हटा दिया है. तो हम ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को हमारा स्टैंडर्ड्स के साथ इतना बेटर बनाए कि हम लोग सबके साथ खरे उतरे. हमारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे, दे आर एबल टू कॉम्पीट विथ ऑल द चैलेंजेस. और इसीलिए हमें एक ऐसी डेटा सिस्टम को एडेप्ट करना है, स्कूल की, टीचर्स की, पेरेंट्स को लेके चलने की इंफॉर्मेशन हो, और स्टूडेंट का प्रोग्रेस, द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग, ये सब एक डेटाबेस तैयार करना है. और इसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बनानी है, क्योंकि समय के साथ हमारे टीचर्स का भी बहुत ही योगदान रहा है. और ये जो चेंज इन टाइम, सबसे बड़ी चैलेंज अभी हमने देख ली कि 2020 के पहले हम लोग सब चॉक टॉक वाले टीचर्स थे ज्यादातर. ऑल दो कंप्यूटर आ गया था, 21st सेंचुरी की नीड के हिसाब से बहुत सारे मीडियाज के यूज करना था, कर भी रहे थे. पर जब चैलेंज आ गई तो सबसे बड़ा कदम टीचर्स ने उठाया था, और ऑनलाइन टीचिंग करके 2 साल जो कोरोना काल में बहुत सारे एरियाज में कुछ प्रोग्रेशन हुआ नहीं, वहां हमारा एजुकेशन रुका नहीं. और एजुकेशन को हमने चालू रखा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से. डिफरेंट मेथड, मीडिया अप्रोच जो हम टीचर्स तब तक इतना यूज नहीं कर रहे थे, एकदम वी ट्रेन्ड आवरसेल्फ. इट वाज मोर और लेस सेल्फ ट्रेनिंग. बाद में ऑफ कोर्स हमें पुशअप्स मिले हैं,
पर हमने ये सिस्टम को सरवाइव रखा है और इसीलिए टीचर्स को भी सपोर्ट करना है। और तीसरा मेजर जो चौथा एक मेजर रिफॉर्म जो है वो स्कूल लीडर्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल लीडर्स जो होते हैं मोस्टली द डिसीजन मेकिंग कम्स फ्रॉम देयर, पॉलिसी मेकिंग कम्स फ्रॉम देम। तो वहाँ स्टूडेंट फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग ऑलमोस्ट 100% गेट थ्रू। और इसीलिए हर एजुकेशन सिस्टम को एक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बना के कॉमन जो कोर है, हमारा स्टैंडर्ड कोर ऑफ लर्निंग है, उसको लोकली कंट्रोल करके, क्योंकि जब भी ये ग्लोबल आया था तभी भी ऐसा था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, क्योंकि हर एक प्रांत, हर एक बच्चा, हर एक टीचर, हर एक स्कूल यूनिक है। तो जनरल सिस्टम के साथ एक यूनिक सिस्टम को भी डेवलप करना है। इसके लिए फंडिंग भी चाहिए, वी नीड राइजेस ऑफ स्कूल्स भी चाहिए। तो ये सब ग्रोथ पार्टनरशिप्स जो है, तो स्कूल में टीचर, अभी पेरेंट्स को भी ज्यादा ध्यान दिया है। एटलीस्ट हमारी स्पेशल इंस्टीट्यूट में तो पेरेंट्स को हमेशा हमने ज्यादा ध्यान दिया ही है, क्योंकि बिना पेरेंट्स को हमारा शायद स्पेशल एजुकेशन नहीं काम करता था। इंक्लूसिव एजुकेशन या पेरेंट्स को साथ लिए हुए हम टीचर्स इतना लॉन्ग रन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये थोड़ा एक प्रश्न भी है। और इसीलिए जो ये नई पॉलिसी आई न्यू एजुकेशन, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदलाव लाने की कोशिश की। स्टार्ट फ्रॉम हमारा स्ट्रक्चर, पहले था 11+4, 11वीं क्लास था एसएससी। फिर जब कोठारी कमीशन आया तो 10+2+3 सिस्टम आया, 10th का, 12th का और 3 साल वो आया। तो इस तरह से पहले एक यूनिट 11th स्टैंडर्ड का था, फिर 10+2 करके यूनिट ऑफ स्कूल 12 साल का हुआ, और अब जो प्रपोज्ड सिस्टम है उसमें वी आर गोइंग फॉर 5+3+3+4। तो इस तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में भी बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि हर उम्र का बच्चे को उसके उम्र के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसका एजुकेशन मिले। उस एजुकेशन को उन तक पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसे एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स जो उस उम्र के बच्चों के नेचुरल नर्चरिंग पैटर्न के हिसाब से हो, उनकी क्षमता के हिसाब से हो। तो इस तरह से स्कूल में, क्लासरूम में पढ़ाई हो। और इसीलिए एक वाइडर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम फॉर पॉलिसी मेकर्स, स्कूल लीडरशिप को, टीचर्स को, सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब अभी जैसे टीचर्स तो वही रहेंगे जो ये सिस्टम में पढ़ के नहीं आए हैं, तो इस सिस्टम को फेमिलियराइज करने के लिए उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लीडर्स हैं जो उन्होंने आज तक स्कूल को एक तरीके से चलाया है, एक पॉलिसी लेके चलाया है, उनको भी नए सिस्टम के लिए अवगत किया जाएगा। एंड दे विल आल्सो नीड टू बी प्रोसेसिंग इन अ बेटर वे टू मीट टू द needs of the society, needs of the student, better output for the society। तो अभी हम आउटपुट कॉन्शियस होने वाले हैं, और शायद हमारे ये जरूरत भी थी, क्योंकि हम लोग बच्चे के माइंड के साथ काम करते हैं, बच्चे के इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं, बच्चे के साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ काम कर सकते हैं। अगर हमने ठीक नहीं किया, किसी भी वजह से, किसी भी टीचर ने समय के हिसाब से जैसे भी,
तो उनके लिए ये कितना बुरा होता है कि what harm we do to the students is never been recorded. And that's why there is a need कि जब आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमारे पास वो सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है, जैसे मेडिकल के लिए उनका मेडिकल सर्टिफिकेशंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है. ऑफ कोर्स आरसीआई ने ये रजिस्ट्रेशन हम सबसे किया है, वो बहुत ही बढ़िया काम शुरू से किया है, पर टीचिंग में नहीं है. तो उनके लिए भी अपनी कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग उनको भी वॉच रखें. और आउटपुट इज वन ऑफ द थिंग विथ विच वी कैन सी हाउ मच यू आर रीचिंग टू द सिस्टम. और एजुकेशन इज बेसिक नेसेसिटी. ये अभी लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है. एंड एवरी चाइल्ड्स राइट टू हैव एजुकेशन. एजुकेशन फॉर ऑल जब हुआ था तभी भी हम लोग ने 6 years to 14 years जब बात कर रहे थे, पर अब तो हमारे हर बच्चा जो इंक्लूसिव में आने वाला है या स्पेशल स्कूल में जाने वाला है, वो हर बच्चा का ये हक है, ये राइट है कि उनको बेसिक एजुकेशन मिले, बेसिक एजुकेशन उनकी तरह उनको मिले. सो इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन लाइफ, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और हर देश का भविष्य उसका यूथ होता है. तो स्कूल में जो 12 साल बच्चा रहेगा, 12 साल में हम टीचर्स जो इनपुट देंगे, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें डिक्टेट कर रही है, उसके लिए करिकुलम बने हैं, मेथोडोलॉजी प्लान हुए हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो वी आर कमिटेड कि हमारा यूथ ऐसा बने जो नेशन की जिम्मेदारी भी तो उठा पाए और खुद की जिम्मेदारी भी उठा ले. सो नेशंस फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यूथ, and to ensure this nation's growth, even youth of every age, every child of all age need not only to be literate but need to be well educated. Well educated का मतलब है कि वो जो भी पढ़ाए उसको अपने दैनिक जीवन में और जब भी वो काम करने जाए तो सामाजिक काम में सब में वो उसका इस्तेमाल बेहतरीन रूप से कर सके. और इसीलिए एजुकेशन रिफॉर्म का जो पर्पस है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर्स टू राइज द एजुकेशन क्वालिटी, एंड दे हैव थिंक होलिस्टिक एग्जामिनेशन सिस्टम. Their objectives, their applications और school system को implement करना होगा. और जो बेसिक आउटकम्स जो कहा है कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज्ड एज अ मीडियम. तो पहले के एग्जाम्स, पहले में यही मदर टंग से जो पढ़ते हैं क्योंकि उसकी थिंकिंग लैंग्वेज मदर टंग हुई है और वो उसमें ज्यादा समझ पाता है. पर अनफॉर्चुनेट इलीट क्लास, अर्बन क्लास में, एटलीस्ट ज्यादातर सिटीज एरिया में शायद कॉन्सेप्ट ऑफ मदर टंग भी जा रहा है, क्योंकि घर में शुद्ध मदर टंग में नहीं बात किया जाता है. हिंदी उसमें हमने हमेशा एक भाषा और एट द मोस्ट 2 लैंग्वेज को ध्यान दिया था कि जिससे बच्चे का, और ज्यादातर मदर टंग को भी ध्यान दिया था कि वो बच्चा उसमें ही कंसेप्ट समझे, अपनी लैंग्वेज बनाए, अपना कम्युनिकेशन करने का जो एक मीडियम है वो स्ट्रेंथन बनाए. इसके साथ काउंसलिंग भी पेरेंट्स को दिया जाएगा फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, छोटे बचपन से, क्योंकि शिक्षा देगा, मगर शिक्षा को
लिटरेसी से एजुकेटनेस में ट्रांसफर करना है, तो हमारे कम्युनिटी में एक अवेयरनेस लाने की भी जरूरत रहेगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी जरूरत है कि हर एक बच्चा हर एक पर क्या करने के काबिल बनता है, उसके हिसाब से उसका नर्चरिंग हो। तो पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जाएगी, काउंसलिंग किया जाएगा कि आपके बच्चे की क्या जरूरतें हैं और आप उसे कैसे के माध्यम से या अपने व्यवहार से वो पूर्ण करेंगे। क्वालिटी का मतलब, जैसे कहते हैं ना कि आजकल लोग बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो माँ बाप बच्चे सब बैठते ही नहीं है, तो इसमें हम हमेशा बात करते हैं टेक आउट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का यहाँ मतलब ऐसा है, क्वालिटी टाइम मतलब उस वक्त थोड़ा भी हो, 1 घंटा भी निकले, पर उसमें माता पिता बच्चे शिक्षण सब एक एम से बात करे, एम से पढ़ाई करे, तो वो क्वालिटी एजुकेशन को लाना है। एजुकेशन तो आज भी चल रहा है, उसमें थोड़ी गुणवत्ता का विकास करना है। 21st सेंचुरी में बहुत स्किल्स आए हैं जो जरूरी भी है, जिससे हमें ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन जो डिफरेंट सस्टेनेबल गोल्स हैं उसका भी कुछ हिस्सा है। तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना है, और ये हमारे सामने है कि आज अलग अलग प्रांत के लोग एक साथ एकजुट होके एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसको हमें एडप्ट करना है, सिर्फ ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं मगर वर्ग में भी बच्चों को बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे हो सके इसीलिए करना है। और खास करके हमारे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि हर बच्चे की यूनिक क्वालिटी, इवन अमॉन्ग्स्ट ऑल 21 disabilities which are identified, there also individual difference are there, uniqueness is there. So for self learning, for others concepts formations and learning, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, और इससे हमें विद्यार्थियों में लेवल को, क्वालिटेटिव लेवल बढ़ाना है। और जब भी जनरल एजुकेशन सिस्टम में या इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में जो हम एनालिटिक बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, पार्टिसिपेटिव थिंकिंग, डिस्कशंस, क्योंकि अभी स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन पहले भी था पर ज्यादा हम लेक्चरिंग करते थे, ज्यादा हम वन साइडेड टॉक था। तो अब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जा रहे हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जा रहे हैं, जहां स्टूडेंट केंद्री इन रियल सेंस कि वो एक्सप्लोर करेगा हम उसका वर्ल्ड, और उसकी लिए एक सपोर्ट सिस्टम हम स्कूल में टीचर के माध्यम से, घर में माता पिता के माध्यम से बनाएंगे, जिससे उसका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह हायर ऑर्डर लर्निंग की हम मेजर आउटपुट में ला पाए। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको हम जनरल स्टूडेंट्स को जो भी सुख सुविधाएं देते थे उनसे एक्सेसिबल बनाना है। देखो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जब आया तो ये एक्सेसिबिलिटी एक्ट ही था कि दे आर ऑल्सो वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, और उन्हें भी वही सब चीज मिलनी चाहिए जो हर एक को मिल रही है। सो दे शुड नॉट बी व्हाट वी से मेड हैंडीकैप ऑफ यूजिंग एनीथिंग। हाँ, वो लोग जिसका प्रयोग कर पाएंगे, उन लोग को जिससे हेल्प मिल पाएंगे, लेटर ऑन दे विल मेक यूज ऑफ दैट। सो एक्सेसिबिलिटी एक्ट ने हमने 95 के बाद तब से हमको कहा था कि स्पेशल चिल्ड्रन की हर एक की अपनी यूनिकनेस के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी हो, स्कूल में उनका प्रमोशन मेरिट बेस्ड हो, सिर्फ एक एग्जाम के आउटपुट नहीं मगर कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन हो, हर एक मापदंडी पर ना हो, मगर आज बच्चा एक्स लेवल पे है, एक बच्चा एक्स से x1 तक पहुंचा, दूसरा x से x2 पर पहुंचा,
तो हर एक की अपनी पेस होती है, पढ़ाई की अपनी क्षमता होती है, तो वो अपनी क्षमता को कितना अधिक से अधिक विकसित कर सकता है, वो उसका मेरिट है। और उसके मेरिट के हिसाब से प्रमोशंस हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी तक विकसित कर दिया जाए कि जिससे हमारे जो बच्चे सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को छोड़ दो तो बाकी हर एक बच्चे में कैपेसिटी है, वो हायर एजुकेशन तक जा सकता है, वो सोसाइटी के हर काम में एक अविभाज्य अंग बन सकता है। ही कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द सिस्टम। ओनली थिंग कि वो एक जनरल पॉपुलेशन में जो सामान्य रीत से पढ़ सकता है, सामान्य रीत से चीजों को एडेप्ट कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। तो उसको स्पेसिफिक चीज देके पर वो लेवल तक उठाइए। डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करिए। अभी तो हमने देखा है कि खास करके ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए पूरी ब्रेल almost libraries, digital libraries are also developed and have been taught through world through knowledge. तो डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए, make access to these digital forms of books online कि बच्चे वर्चुअल लैब्स बनाने की आवश्यकता होगी। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और अपना ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो अभी ये न्यू एज लर्निंग जो है उसको क्लासरूम में सीमित न करके ये नई एज, नया युग जो प्रारंभ हो गया है, जो सेमी टेक्नोलॉजिकल युग है, तो इसमें केजी टू 12th क्लास के सब बच्चे, यूनिवर्सिटी के सब बच्चे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से सब नेशन वाइड एक इंटरैक्टिव क्लासरूम टेक्नोलॉजी से उनको जोड़कर एक ऐसा न्यू एज लर्नर, न्यू एज लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि हम सच में क्वालिटी एजुकेशन को प्रस्थापित कर सके। तो एजुकेशन जो रिफॉर्म्स वो सोशल सिस्टम फंक्शनिंग है, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तक का रिफॉर्म बोल रहे हैं कि पूरा एक रिवैम्पिंग हो ताकि किसी को कोई अवरोध सिस्टम में ना आए। रिफॉर्म का मतलब एक सिंपल ये होता है कि टू ब्रिंग चेंज, और ये चेंज रिफॉर्म है, मतलब वो अच्छे के लिए है। तो ये एजुकेशन रिफॉर्म हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों में लाना है। और अर्लियर हम सिर्फ ये दोबारा बोल रही हूँ, अर्लियर जो हम इनपुट ओरिएंटेड देते थे कि ज्यादा फोकस टीचिंग मेथोडोलॉजी, इवन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ज्यादातर हम क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि अपनी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग कैसे रखना है, अलग अलग एक्टिविटीज कैसे देना है, अपने आप को एक स्किल टीचर एजुकेटर कैसे बनाना है, तो हम उस पर ट्रेनिंग देते थे। तो अब उसको थोड़ा शिफ्ट करके फोकस आउटपुट, स्टूडेंट के अचीवमेंट पर भी ध्यान देना है कि उसका अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, ज्यादा वो फंक्शनल कैसे बने, उसमें है सब प्रतिभाएं, मगर वो प्रतिभा निकले कैसे बाहर, जहां उसको कॉम्पिटिशन्स में रहना है, आउटपुट में देना है, समाज के चैलेंजेस को फेस करना है, वहां वो कैसे यूज करे। तो एक equitable inclusive education system for all with special focus of children and youth। अभी एक और चीज भी हो गई, पहले इंक्लूसिव एजुकेशन जब हम बात करते थे ना, तो ज्यादातर हम सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को यूज बोल रहे थे, क्योंकि इन रियल सेंस ऑल्सो ये एक ही बाहर था, इसलिए उनको इंक्लूजन करने की जरूरत थी। पर अब क्योंकि जब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे था, HRD मिनिस्ट्री पर था, तब तक मीनिंग यही था इंक्लूसिव एजुकेशन दैट इज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी।
पर अब ये सोशल एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन आया है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉडन हो गई है। तो ब्रॉडन डेफिनेशन में इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट न सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मगर वी हैव गॉट चाइल्ड, वी हैव गॉट सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, उन सबको भी इंक्लूड किया है। एंड इसीलिए अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन अलग से हो गया है। फिर भी इस एजुकेशन पॉलिसी में सेक्शन 16-17 अंतर्गत बहुत सारे क्या बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं। जैसे एडमिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, sports, education for everyday living, education for higher education, higher learning, उसके लिए बहुत से एक्टिविटीज देना चाहिए। प्रोविजन फॉर रीजनेबल accommodations of their abilities, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो लोग यहाँ इंक्लूसिव स्कूल से आए हैं उनको पता है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है, स्ट्रगल है। तो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, रिसोर्स रूम हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, क्योंकि इन बच्चों के साथ जैसे अभी मैं देख रही थी कि हम लोग जब बात करते हैं, वन मैडम इज कॉन्स्टेंटली साइन लैंग्वेज से भी एक वर्ग को हमारा ट्रांसलेशन बता रहे हैं, मतलब व्हाट वी स्पीक शी इज कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ द पीपल। सो एक अप्रोप्रिएट भाषा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी बहुत ही ध्यान देना है। हमें हर एक बच्चे की स्पेशल लर्निंग प्रॉब्लम क्या है, खास करके उनका अर्ली इंटरवेंशन देना है। और अर्ली इंटरवेंशन देना है तो हमें आइडेंटिफिकेशन, पहले अवेयरनेस फिर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है छोटे क्लास में आइडेंटिफाइड हुए बच्चे नहीं आए हैं, तो हमारा एज अ टीचर विजिलेंट ऑब्जर्वेशन से हम कुछ बच्चे जो बॉर्डर लाइन या ऐसे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया तो ही अर्ली इंटरवेंशन दे जाती है। और अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन दिया है तो हम उनको लॉस से जो निष्क्रियता आती है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी का फंडामेंटल रूल तो यही है कि ये कंडीशन है, वो न कम हो रही है न ज्यादा हो रही है, मगर हमने उस ध्यान नहीं दिया तो उस कंडीशन की वजह से जो दूसरी चीजें जो एक्टिव हो सकती है वो भी हम रुका देते हैं। तो उनमें जो एबिलिटी है उसको हम ऊपर नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली या इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम उनको हैंडीकैप बनाते जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक्ट में बहुत ही क्लियरली कहा है कि हर एक बच्चे की स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचानिए, अर्ली इंटरवेंशन दीजिए, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दीजिए, उनको वो सब फैसिलिटी दीजिए जिससे उनका पढ़ाई रुके नहीं। क्योंकि कुछ डिसेबिलिटी में उनकी इलनेस या उनका वो ऐसा होता है कि वो रेगुलर स्टडीज में नहीं आ सकते हैं या उनके लिए कोई और प्रावधान करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज को करना है। एडिक्वेट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टीचर है वो एक जनरल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए सक्षम है। दूसरी एक एजेंसीज है जो स्पेशल टीचर्स को ट्रेन करता है, और स्पेशल में तो खास के लिए क्या, ब्लाइंड के लिए क्या, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ट्रेनिंग है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू वन डिसेबिलिटी।
जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए बात करेंगे तो एक क्लास में एक से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हो सकते हैं। एक स्कूल में भी एक से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे। तो टीचर ट्रेनिंग के करिकुलम में चेंज लाना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग के जो हम लेसन प्लान्स देते हैं, अलग स्कूल में मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं, तो adequate number of teacher training institutions with this structural changes भी हमें लाना पड़ेगा। उनके करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल स्टाफ्स को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इंक्लूसिव स्कूल्स वगैरह कहेंगे तो टीचर के साथ एक असिस्टेंट टीचर भी होगा, शेडो टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके साथ और ऑल्सो हेल्प चाहिए। तो प्रोफेशनली अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ ट्रेनिंग हुआ स्टाफ भी चाहिए। स्टाफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे के हित के लिए सब में वो सेंसिटिविटी और अवेयरनेस होने की बहुत जरूरत है। अगर ये अवेयरनेस नहीं हुआ तो वी आर नॉट ट्रीटिंग देम। एडमिशन देना है, हम सबको दे देते हैं, फिर क्लास में एक टीचर भूल जाता है कि हर बच्चे के साथ एक बच्चा कम सुनने वाला भी है या पार्शियल ब्लाइंड है। तो फिर हम जब पढ़ाते हैं तो वी फोकस ऑन मेजर, और बोलते हैं जो बच्चे को कम सुनाई देते हैं उसको दिखने वाले मल्टीमीडिया यूज होना चाहिए। तो कभी कभी वी हैव टू मेक पीपल सेंसिटिव टू दिस। रिसोर्स सेंटर्स के एस्टेब्लिशमेंट करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए। और रिसोर्स सेंटर्स को हम कैसे वी कीप मेंटेनिंग रिसोर्स सेंटर्स एंड उसका मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। उसके लिए भी स्टाफ को इक्विप करना पड़ेगा, स्टाफ के साथ काम करना पड़ेगा। फिर to attract students, motivate students, encourage students, provisions of scholarships, जैसे किया modification of curriculum। करिकुलम में भी स्पेसिफिक चेंजेस लाने से और उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी में फर्क लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि इतना वही ना वही कंटेंट हम सबको सिखा सकते हैं, मगर पेस अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग रहेगा कैसे पढ़ाएंगे, मगर नॉलेज का लेवल तो एक कर सकते हैं। कोई थोड़ा टाइम लेगा, कोई ज्यादा टाइम लेगा। वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रमोशन ऑन इंक्लूसिव सिस्टम, वो लॉट्स ऑफ रिसर्च प्रमोशंस चाहिए हमें, और अलग अलग मेजर्स चाहिए कि हर बच्चे को लिखित एग्जाम्स ही देना है या हर बच्चे को ओरल देना है। ये सब में भी थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन पैटर्न्स में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे खुद पेपर लिखेंगे, कुछ बच्चे राइटर की हेल्प से लिखेंगे, कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी की हेल्प से लिखेंगे। तो उनके हिसाब से वी नीड टू ब्रिंग चेंज। तो गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन पॉलिसी में इन सबका डिस्क्रिप्शन, सबका provisions रखा है, and finger cross they want to see that this system moves best in the society। अभी हम लोग सब जानते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये आज की नई बात नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ हमारी स्पेशल स्कूल्स को देखें तो जब स्पेशल स्कूल्स थे, फिर हमने एक बार सोचा कि हम लोग इनको मेन स्ट्रीम करें, मेन स्ट्रीम ऑल्सो फेल्ड। फिर हम इंटीग्रेशन सिस्टम में गए, इंटीग्रेशन ऑल्सो नॉट वर्कड वेल। फिर हम इंक्लूजन में आए हैं, और इंक्लूजन आज तक देखें तो इतना रिमार्केबली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एंड इन सब के भी कुछ कुछ कारण हैं, जिसमें मेजर प्रॉब्लम या चैलेंज करो तो हमारे एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं। अवेयरनेस बढ़ी है, पहले तो सोसाइटी में पता ही नहीं थे कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं। शायद पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, और एक झिझक है
थी पहले कि अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहे थे, अब बच्चे निकलने लगे हैं। और वो निकले इसीलिए दूसरे लोग ने भी देखा कि ये बच्चा भी बाहर आ रहा है, कुछ एक एस्पेक्ट को छोड़ के वेरी नॉर्मल है, तो उनका एटीट्यूड चेंज होना शुरू हुआ है। बट देयर इज अ नीड टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एज ही इज, एक्सेप्ट इन द सोसाइटी कि ऐसे बच्चे को भी हक है कि उसको हर चीज जैसे जनरल बच्चे को मिलती है, ऐसे बच्चे, ऐसे इंडिविजुअल सब सोसाइटी के एक डिग्निफाइड सिटीजन है और उन्हें भी ये मिलना है। तो उनके लिए एक एटीट्यूडनल बैरियर जो है हमारा है, क्योंकि ये बैरियर जब तक दूर नहीं होगा, एक खुला चीज नहीं मिलेगी। तो ये भी चाहिए। कभी कभी स्कूल जनरल स्टूडेंट के साथ इनको एडमिट करने के लिए भी थोड़े हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास शायद इतने ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, या उनको लगते हैं या उनको लगते हैं कि क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ ऐसे बच्चों को अच्छे से डील कर सके ऐसे टीचर्स सक्षम नहीं है, या एक विश्वास नहीं है कि वो लोग इतने अच्छे से इन बच्चों को भी लेके चलेंगे। तो इंक्लूसिव स्कूल बनाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को एक सफल बनाना है, तो ये एटीट्यूडनल बैरियर्स को हमें थोड़ा दूर करना पड़ेगा। और ये देने से हो सकता है, जागरूकता से दूर हो सकता है, थोड़ी ट्रेनिंग से दूर हो पाएगा। पेरेंट्स जो हमारे कम्युनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है, अलग है, उसको भी आपको लेके साथ में चलना है। और वो कर हो आप काम करियाले आगकू तो ये हमें देखना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल बैरियर भी होगा, बहुत लोग गवर्नमेंट सिस्टम चलती है पर पैरेलल एक प्राइवेट सिस्टम भी चल रही है एजुकेशन में। एक नेसेसिटी, उसके लिए हमें जो भी इनपुट्स देना है, तो उनके लिए छात्रों ने भी यही समझा है कि उनके बच्चे कहाँ तक पहुंचेंगे, तो वो एक फाइनेंशियल बैरियर है। इसीलिए जो बच्चे पढ़ने जाएंगे और अपनी स्कॉलस्टिक एबिलिटी दिखाएंगे उसको स्कॉलरशिप रहेगा, मगर उनको अंदर लाने के लिए भी वो फाइनेंशियल बर्डन जब तक करेंगे तो ये एक बैरियर का काम करता है। उनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, उनको डॉक्टर फिजियोथेरेपी देनी होती है, उनको स्पीच थेरेपी देनी होती है, उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एबिलिटी को ट्रेन करने की रेगुलरली पैरेलल देना होता है, तो उनके लिए भी खर्चे ज्यादा हैं। तो हर चीज मुफ्त में नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जो मुफ्त से देते हैं उनमें लेने वाले का कमिटमेंट भी कम होता है। मगर अफोर्डेबल प्राइस से देने से मैंने कुछ कीमत चुकाई है तो मुझे अपने में वो लाना है, एक कमिटमेंट, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। तो एक ऐसी सिस्टम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनानी है कि जिससे ये फाइनेंशियल बैरियर कम हो जाए और एक स्टूडेंट सपोर्टेड फाइनेंशियल सिस्टम बने जो एक लाइफ टाइम रहे, क्योंकि इनके लिए पढ़ाई एक चैलेंज है, काम करने निकलेंगे वो दूसरी चैलेंज रहेगी। मेंटेनिंग फैमिली एंड अच्छे से निभा पाए, और उनका ये निभाने का सबसे बड़ा जरिया इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ही है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के दौरान 12वीं क्लास तक दौरान जब दिया जाएगा तो वो अपने आप में सक्षम बनेंगे, खुद ये फंड रेज कर सके इतनी क्षमता बनाएंगे, एंड दे विल बी नॉट डिपेंडेंट या पैरासाइट्स, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट सिटीजंस ऑफ द कंट्री। दूसरा एक फिजिकल बैरियर है,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर आने जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंफर्टेबल नहीं है, तो इन सब में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, अदरवाइज दिस विल एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। हमारे खुद के भी नॉर्मल जो हम 4 घंटा 5 घंटा बैठते हैं तो भी हमको 5 बार 6 बार तो पोजीशन चेंज करना है, क्योंकि हमारी सिस्टम से बैठ वगैरह होते हैं तो उनकी एक कंफर्टेबली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनानी चाहिए। तो बैरियर फ्री एजुकेशन सिस्टम जरूरी होगा। वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ने उन लोग अलग स्पेशल स्कूल चला रहे हैं, एक वन हैंड, अदर पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूसिव स्कूल के लिए भी प्रमोशंस दे रहा है। तो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि इसको स्पेशल में रखें कि इसको इंक्लूड रखें। अवेयरनेस भी है पॉलिसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, अवेयर कम्युनिटी के माध्यम से देना पड़ेगा कि हर एक की नीड अलग होती है। जो एजुकेशन में जाने के लिए सक्षम है या सक्षम बन सकते हैं उनको इंक्लूसिव में लाना है। कुछ बच्चे में मगर स्पेशल में रह के एक लेवल का उसका स्थिरता ले पाएंगे तो उन स्पेशल स्कूल में रखना चाहिए। तो ये भी उनको एक नॉलेज अवेयरनेस देना है। सो हमारे बच्चों को जो मिलने वाला एजुकेशन है स्पेशली स्पेशल बच्चों के लिए, उनको लोग मानते हैं इंफीरियर लेवल, पर मैंने जितना देखा है, जितने टीचर्स को काम करते देखा, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बेस्ट उन लोग जानते हैं उस हिसाब से देते हैं। तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूजन स्कूल्स देना होगा। गवर्नमेंट जॉब पोजीशंस भी देना पड़ेगा ऐसे टीचर्स को जिनसे उनका डिग्निटी मेंटेन हो, उनको इतना रिटर्न्स भी हो फाइनेंशियल। तो ऐसे ट्रेन टीचर्स अभी कमी है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नेगेटिव एटीट्यूड्स बहुत स्कूल बच्चे सब फेस कर रहे हैं। ऐसे करिकुलम में थोड़े बदलाव लाना जरूरी है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम थोड़ा स्ट्रांग बनाएं। और मैं बोलूं ये तो नई सिस्टम आई है, मगर शायद हम लोग इसकी चर्चा पहले भी तो कर रहे थे ना। तो समवेयर इट हैज टू बी इंट्रिंसिक। हम शिक्षकों के अंदर अंदर आना चाहिए, हम एज ए सोसाइटी हमें आनी चाहिए कि मैंने कहा कि दूसरे को इतने पीपल, तो ये हमारा एटीट्यूडनल चेंजेस बहुत जरूरी है। और जब क्या बोलते हैं पोजीशंस ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं, वहां खास करके मैं सेंसिटिविटी आनी चाहिए ऐसा मानती हूँ, और वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि जिनके घर में ऐसे बच्चे नहीं है, जिनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे या ऐसे लोग नहीं है, उनकी सेंसिटिविटी, बिकॉज उनका एक्सपोजर नहीं है, बाकी दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल, उनका एक्सपोजर नहीं है, वो लोग अगर ये निर्णय लेते हैं तो उनको थोड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं और इक्विटी ऑफ चिल्ड्रंस विथ डिफरेंट डिसेबिलिटीज को हम इन फुल राइट एक गारंटेड एजुकेशन दे सकते हैं। अभी जब हम
21st सेंचुरी में जाते हैं और खास करके लर्निंग फॉर अ न्यू एज, तो ये न्यू एज लर्निंग जो है उसमें हमने या हमारे सिस्टम में भी कहा है कि वी नीड टू बिल्ड एक्सपोनेंशियल एजुकेशन टेक्नोलॉजीज। अभी टेक्नोलॉजीज बहुत आया है, सो प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑल ह्यूमन स्किल्स। मानवी में बहुत से कौशल्य है, हर एक कौशल्य को हमें इतना ट्रेन करना है कि जिससे वो एग्जाम एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से यूज कर सके। हम जो जनरल एजुकेशन सिस्टम में भी उसको कुछ भी पूछो, बोलो ये मैंने पढ़ा था अभी याद नहीं है, मतलब हम लोग एजुकेशन सिस्टम एग्जाम तक रख देते हैं। जब हमारे इंक्लूसिव या खास करके स्पेशल एजुकेशन में हम क्या पढ़ा रहे, फंक्शनल एकेडमिक्स। फंक्शनल एकेडमिक्स मतलब हर चीज जो हम पढ़ाते हैं उसको डेली रूटीन में वो डाल रहा है, उससे वो फंक्शनली लिटरेसी ले रहा है, फंक्शनली नंबरिंग सीख रहा है। इस तरह से वी आर मेकिंग देम equipped with all the abilities, capabilities, skills what he possesses. तो हमें अब ये न्यू एज में for all children, I here mean all children means disabled, non-disabled, दोनों के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड, एक प्रैक्टिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड करना है। मगर टेक्नोलॉजिकल यूज करने के लिए भी कुछ प्रावधान रखनी पड़ेगी, पर वो भी हम देख लेंगे कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक अवर थिंग। तो हमें एक ऐसे मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिससे हम एजुकेशन सिस्टम को सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल के लिए, वेयर पीपल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, तो वो रोल ऑफ सिविलाइज्ड पीपल को एक सोसाइटी में बिना डर, बिना भय, बिना चैलेंज को वो जी पाए, साथ साथ में अपनी आजीविका खड़ी करे, अपना रोजगार करे, तो ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो हमारा जो मिशन होगा उसमें वी हैव टू टेक अ सेंटर स्टेज फ्रॉम पास्ट सेंचुरीज, और एक्सेसिबिलिटी और स्ट्रीम ऐसे मटेरियल्स जो ऑफलाइन ऑनलाइन मिल रहा है, और उसको लर्निंग हैज टू रिच। तो वो आज का एजुकेशन क्या एक्सेसिबल है, नहीं है, तो वी हैव टू मेक इट एक्सेसिबल। क्या आज का एजुकेशन एक्यूरेट है? अगर हमें लगता है ये इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, तो हमें उसे करेक्शन करना पड़ेगा। एक्यूरेसी बनाने के लिए वैरायटी ऑफ सोर्सेस करना होगा। एक सिंगल पॉलिसी उसको नहीं कर पाएगी। वी हैव टू यूज इट ऑब्जेक्टिवली फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको आइडियोलॉजी और पावर रिलेशनशिप में ट्रांसफर करना होगा। क्या आज हमें जो मिलता है वो एडेप्टेबल है? इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इंजीनियर्स जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं उनको फ्यूज सिखा दिया, मगर जब घर में फ्यूज चला जाता है तो वो टेक्नीशियंस को बुलाता है। इसका मतलब क्या है कि इसको एजुकेशन मिला, उसको बौद्धिक ज्ञान मिल गया, मगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिला कि घर में फ्यूज उड़ता क्यों है, और अगर फ्यूज उड़ जाता है तो बांधते कैसे हैं। तो हमारा जो में अभी ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग एजुकेशन मिलते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए है, एंड दिस एजुकेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए वो एडेप्टेबल होना जरूरी है। आज का एजुकेशन क्या कंटिन्यूअस है? शायद नहीं है, क्योंकि हम एक लेवल पर यूज करके उसके एग्जाम्स दे देते हैं, हम वहां से आगे चलते हैं, जबकि लगातार हम एजुकेटेड ही होते हैं, लर्निंग करते हैं, क्योंकि एवरी मोमेंट टीचेस अस मेनी थिंग। तो अभी हमें
उस एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यूअस बनाना है। जैसे आपको इन सर्विस ये CCSE क्यों आया आपको, RCI ने देखा कि आप है सिस्टम में मगर लगातार आप अपडेट होते रहिए, नई चीजें आती है वो भी सीखिए, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस आइदर कॉरेस्पॉन्डेंस से या लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन दे अपडेट करना जरूरी है। पढ़ना है, हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन है, हम लोग पढ़ने कैसे IEP से एजुकेशन प्रोग्राम्स बनते हैं और उसको कस्टमराइज हम पढ़े। उसके लिए जो भी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहिए, सॉफ्टवेयर की चाहिए, इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए हो सके ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिससे वो आगे अपनी ये सब स्किल्स जो, क्योंकि 12-18 साल तक में ही हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे हर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, सब सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद उस ट्रेनिंग देने से अब नहीं हुई तो उनको उनका फायदा नहीं मिलेगा। तो वी वांट देम टू गेट द बेस्ट ट्रेनिंग, कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स। आज हम एक जनरल प्रोग्राम के तहत ही जाते हैं और उससे जिसने सीखा बाकी दोनों ड्रॉप हो गए। एक सिंपल सी चीज यहाँ बताऊं, कस्टमराइज प्रोग्राम का ये है कि लास्ट आप 20 साल में देखो कोई अच्छा कवि नहीं बना, कोई अच्छा पेंटर नहीं बना, कोई अच्छे नहीं बना। हाँ, पर आज से 30 साल 40 साल पहले आप देखो बहुत अच्छे कवि बन गए, साइंटिस्ट बन गए, ये बन गए। मगर क्यों ऐसा हुआ? कुछ सिस्टम में फर्क था कि हम लेवलिंग सिस्टम को ले लिया है, सबको एक ही जैसा देना। तो अभी हमें ये नेक्स्ट एज लर्निंग, न्यू लर्निंग में we have to get into conceptualism। हम लोग फेमिलियर है तो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूजन के बारे में सोच रहे हैं कि IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम हम बनाते हैं और उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है एंड दे मूव फॉरवर्ड। इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड? मल्टी चैनल डिजिटल इंफॉर्मेशन है, बहुत जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक जगह पे मिलना है। क्या हमारा आज का एजुकेशन है प्रोएक्टिव है? प्रोएक्टिव मतलब बिफोर इट हैपेंस वी आर यूजिंग इट। तो हमारी स्ट्रैटेजीज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की तरफ होना चाहिए और इसीलिए आज एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, खास करके जहां पे ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज के, बिकॉज नाउ इट इज कमिंग एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे तभी हर बच्चे के लिए हर टीचर की सुविधा होगी या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। मगर हम ऐसे प्रोग्राम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए तो हर बच्चे को अपनी पेस मिलेगी और उस हिसाब से वो प्रोएक्ट बनाते हुए जो मॉडर्न इरा ऑफ लर्निंग जो आ रहा है उसको वो एक ड्राइव देगा। तो इसमें इनोवेशंस चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, मैथोडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को चाहिए जो मॉडर्न डे सिनेरियो को चेंज करेगा। ये हमारे जनरल स्कूल जनरल बच्चों के लिए भी इतना ही लाभ होता है। और आपने ये मॉडर्न एज में लास्ट 2 years में देखिए बाईजूस वगैरह कितने पॉपुलर हो गए। There are parallel school systems, वहाँ आउटपुट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो रहा है और वहाँ के जो इनपुट्स वगैरह कर रहे हैं दे आर मोर टुवर्ड्स एक सिस्टम आउटपुट में है। तो हमारे बच्चों के लिए भी वो सिस्टम लाना जरूरी है। आज के एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा रेलेवेंट बनाना है। जो न्यू एजुकेशन टेक्निक्स मेथड्स बना के एक दे, इंटरकनेक्टेडनेस दे, जिसकी वजह से ये एक रिलायबल सिस्टम बने, रिलायबल मटेरियल हो, रिलायबल हो
कि people can make use of it in the best way. ये चैलेंज इस भी है कि हम प्रोफेशनल जाना है देखा कि अपनी ओपन टेस्ट होती है और वो लोग वहां से डिसाइड करते हैं कि वो स्किल्ड वाला जो हमको नॉलेज बेस चाहिए इतना है कि नहीं है। ये इंसल्ट टू एजुकेशन नहीं है। हमारा बच्चा 12वीं तक एक जनरल सिस्टम में पढ़ के निकला है, मगर हमारे ही हायर एजुकेशन कोर्स उसको लेने के लिए अपनी ओपन टेस्ट रखते हैं। तो इसीलिए हमें अभी ये न्यू एजुकेशन सिस्टम बोल रही है ट्रस्टवर्दी बनाइए, इंस्टराइज करिए कि वो बच्चा डायरेक्टली गया तो है कि कोई भी आउटसाइड सोसाइटी में बहुत अच्छे से कर सकते। न्यू इमर्जिंग जिसमें सक्सेस एजुकेशन इज अ मेन मॉडर्न इरा में को एग्जिस्ट करने के लिए बने। ह्यूमन और मशीन्स दोनों है, मगर मशीन का प्रयोग कहाँ करना है और ह्यूमन कहाँ तक को एग्जिस्ट करते हैं, ये है। We have seen that learning is indispensable and fundamental. तो ये न्यू एज लर्निंग में हमें बहुत सारे चेंजेस आने रहेंगे और इसे हमारा न्यू एज एजुकेशन जो है उसमें ये नए ट्रांसफॉर्मेशन, कोहेरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, जिसमें हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन रह सकता है। में हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी मोड लाएंगे, डिफ्लेक्टिंग लेक्चर बेस्ड सिस्टम को काट के हम एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स को लाएंगे, इस तरह कर लेंगे और अल्टीमेटली सी टू इट दैट हमारी सिस्टम बहुत अच्छे से आज की जो भी न्यूज है उसको लेके चले। जिससे भी सलामंका का स्टेटमेंट पढ़ा है आज से बरसों पहले, उसने शायद ये एजुकेशन सिस्टम 2020 में जो इंक्लूड एजुकेशन के लिए लिखा है ना, दे आर ऑल कॉपीड फ्रॉम सलामंका। तो उसने उस एज में भी, उस टाइम में भी यही चीज को एडवोकेट किया था कि एवरी चाइल्ड हैज अ बेसिक राइट। एक यूनिक कैरेक्टर का होता है, उनको एक डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड के हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए, उसमें अलग चाहिए। तो हम लोग अगर सलामंका का स्टेटमेंट ही रखे मदद में ध्यान में, तो न्यू एज लर्निंग that challenge only, that how can we make this system more powerful. So here I end. And there is a question confusion से I will like to share. आप लोग प्रैक्टिशनर हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस, जो नए बंदा खुद आए हैं, जो सिस्टमिक ना भी हो, कस्टमराइज आपने अपने बच्चों के लिए किए हैं और सफल हुए हैं, तो आपकी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं ताकि जितने 122-23 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी इससे कुछ मदद मिले। So thank you very much. If anything is there, so floor is to the directors. आप वहां से मॉनिटर कर सकते हैं डिस्कशन को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका सेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा है और पीपीटी नहीं रही फिर भी मतलब सबको बांध करके रखा है। कोई प्रश्न है करिए, प्रश्न है तो आप प्रश्नों को पूछिए। I can see 2 hands. Can I ask them? There is one Annu. जी, Do you have a question? You have raised a hand. पहले से मुझे लग रहा है उनका पहले से ही है Okay. ऐसा। मिथुन एक दूसरा हाथ भी है।
नहीं है। चलो आप और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी के भी कोई भी प्रश्न है तो चर्चा करें। और प्रश्न नहीं है तो भी आप अपना शेयरिंग कीजिए। हाँ, आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं फेस कर रहे हैं, साइकोलॉजी में या फिर और में कहीं भी कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हैं उसको पूछिए, अब चर्चा करिए कि ये इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम पढ़ा रहे हैं तो ना हमें क्या समस्या आ रही, आगे हम ये समय जो है हमारा एनईपी 2020 या आने वाले और भी बहुत सारे बदलाव हैं, उन बदलाव के लिए हम कैसे तैयार हैं। हर जगह तो कहा जा समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा, बट इसके लिए आप लोग ग्रास रूट तक काम कर रहे हैं, स्पेशल स्कूल में या फिर मेन स्ट्रीम स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में आप लोग काम कर रहे हैं, वहां आप लोगों को समस्याएं फेस के साथ में, स्पेशल एजुकेशन के साथ में कोलैबोरेशन कैसा है, क्या वो मेंटेन है, वो ट्रेंड है कि नहीं ट्रेंड है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स उतने फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ढेरों प्रकार के प्रश्न है, इस पर चर्चा जा सकती है। सर आप जो भी लेक्चर आए उसका पीपीटी दिखाए हाँ तो बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ घनश्याम जी, मैंने नहीं पीपीटी बनाया था इसलिए मैंने नहीं दिखाया, मगर अगर है तो जरूर शेयर करते। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस एरिया में काफी साल से है, करीब मोर देन 30 इयर्स में भी स्पेशल स्कूल वगैरह में जाती हूँ। तो मेरे खुद के ही यही सवाल थे कि नया एजुकेशन पॉलिसी अगर स्ट्रक्चर और फंक्शंस बदलाना चाहती है तो क्या इतना आसान रहेगा, एक चैलेंज है। तो मैंने खुद से ही यही मुद्दे को बताना कोशिश की। हाँ जी, और कोई है कुछ शेयर करना चाहते हैं? इनकी तरफ से मैं ही प्रश्न एक करता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जनरल स्कूल में अलग अलग वहां पे मीन्स अगर बात करें तो साइकोलॉजिस्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे काउंसलर अवेलेबल नहीं है भी, तो उनके पास उतना जो अप्रोप्रिएट जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि जनरल स्कूल में या मेन स्ट्रीम स्कूल में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं होती है स्कूलों में कि काउंसलर की भर्ती हो जाए या फिर साइकोलॉजिस्ट की भर्ती हो जाए, मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई दिव्यांग बच्चा है वहां पे, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का, हमारा जो दिव्यांग आरपीडब्ल्यूडी है उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया, तो उसमें सारे तो नहीं, एटलीस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी का कोई बंदा है, कोई बच्चा आ गया है, या हियरिंग इंपेयर बच्चा कोई आ गया है, विजुअली इंपेयरमेंट बच्चा आ गया है, या जो भी वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे को कोई समस्या होती है, बच्चे का कोई मेंटल स्ट्रेस अगर आता है, तो उसको कोप अप करने के लिए ये लोग कैसे, किसके साथ में अप्रोच कर सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया, क्योंकि मेरे लिए ये सवाल सिर्फ दिव्यांग के लिए नहीं, इन जनरल स्टूडेंट भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ज्यादातर फोकस एजुकेशन पे डालते हैं, मगर वो एक जिंदा बच्चा है, वो एक अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आता है, मानसिक परिप्रेक्ष्य से आता है, अलग अलग वहां से आता है, उसकी क्षमता भी अलग है, सब अलग है। तो उसको खुद को स्ट्रेस आता है, टेंशन आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है। और आपने जो सच बताया कि अभी के स्कूल में कोई भी काउंसलर की पोजीशन ही नहीं है, और हम लोग में एक बड़ा मिथ है कि हमको लगता है काउंसलिंग इज एडवाइस या सजेशन, तो हम टीचर एक बड़ा होद्दा मान लेते हैं और हम उनको एडवाइस कर लेते, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। एक बहुत जनरलाइज्ड अप्रोच रहता है, और जो हर बच्चे के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की समस्या अपने रीत में एक यूनिक समस्या होती है, और उसको समझने के लिए हमें ट्रेन काउंसलर की जरूरत है, काउंसलर होना जरूरी होगा। अभी बहुत रिसेंटली मैंने डॉक्टर के हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बोला हमारा मेडिकल नॉलेज भी अभी
वामन हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो नए रोग, नए सिम्टम्स, नए वो लेके, शिकायत लेके जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिसका हल मेडिकल नहीं है, उनके भी कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इसको समझना पड़ेगा। उसको हेडेक है, पर हेडेक का कारण ऑर्गेनिक नहीं है, उसका कारण कुछ स्ट्रेस है, उसका कारण कुछ भय है, उसका कारण कुछ और है। तो इसका मतलब कि हमने साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग को बहुत इग्नोर किया है। हमने ये समझा ही नहीं है कि ये इंसान रोबोट नहीं है, वो इंसान जो वर्ग में है, दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दोनों अपने अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आते हैं, वहां इतना इंटरेक्शंस करते हैं, हर एक की वैल्यू अलग है, क्षमता अलग है, सब अलग, भी दो को एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका प्रॉब्लम होगा तो ये हमारे जो टीचर है ना, आगे जो एजुकेशन चल रही है, जिसका मैं भी हिस्सा ही हूँ, वहां हम लोग जनरल साइंस पढ़ाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर बच्चे में आए, या हाउ मच यू कैन, नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टीचर के हेल्थ के लिए भी और स्टूडेंट के हेल्थ के लिए भी इंक्लूड करना पड़ेगा जनरल एजुकेशन सिस्टम में और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में। इंक्लूसिव सिस्टम में हमारे पेरेंट्स जो आते हैं वो जैसे लेवल के नहीं है, कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, कुछ लिटरेट पेरेंट्स हैं, कुछ हैं। अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी तीनों में एक जैसी है ही नहीं, एजुकेटेड पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस हो और उनके प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी वी ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंपेरेबल, नॉट कॉम्पिटेबल, फिर भी हम अननेसेसरी कंपैरिजन करते हैं। ये सीख लिया, इससे क्यों नहीं सीख लिया, घर में दो बच्चे होते हैं उसमें भी ये होता है, तो हम कितना साइकोलॉजिकल हार्म ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिकल अनकॉन्शियसली भी हम कर रहे हैं। तो आपका बहुत सही वो है कि अभी प्रावधान नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, और सेंसिटिव टीचर्स हैं तो उनको थोड़ा अपने को अपलिफ्ट करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड देयर साइकोलॉजी। क्योंकि बहुत बार हम जनरल रूलिंग करते हैं, ये ऐसा ही है। हाँ, और हमेशा पीटीए मीटिंग होता है ना, तो पेरेंट्स का कंप्लेन ये होता है तुम टीचर्स कुछ नहीं करते हो, टीचर्स का ये होता है तुम पेरेंट्स कैसे भेजते हो। एक्चुअली हम तीनों एक ही गाड़ी के सवार है और हमें तीनों को एक दूसरे को मिलके काम करना है। हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि जितना टीचर के पास प्लान्ड टाइम में बच्चा है, इतना पेरेंट्स के पास नहीं है। हमारे पास 10 बजे आके 5 बजे बच्चा जाता है, हमारा टाइम टेबल होता है, तो हमारा टीचर ज्यादा अच्छा इफेक्टिव काम कर सकता है। जो इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, टीचर की सेंसिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, वरना यही सिस्टम आगे 20 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आएगा उसमें भी यही आएगा। क्योंकि जब तक सिस्टम में सब लोग अलर्ट और विजिलेंट नहीं रहेंगे तो सिस्टम तो है ही, मगर हमें सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है, क्वालिटी लाना है। तो मानो आज ट्रेन काउंसलर नहीं है मगर ट्रेन टीचर तो है, तो ट्रेन टीचर को ये सेंसिटिव नहीं पड़ेगी और दे हैव टू टेक केयर ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखना पड़ेगा ये। इसी से लगता हुआ एक और प्रश्न है, अब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे मन में है क्यूरियोसिटी कि आप मतलब इतने लर्नेड पर्सन हैं और रिटायर्ड पर्सन है, तो मतलब आपका ज्ञान अगर हम सभी लोगों को मिले, ये मिले, बट ये तो अच्छी बात है। ये जानना है मैम कि जैसे हम 21st सेंचुरी में का एक बेसिक 4C का स्किल भी है, हम ये 20th सेंचुरी के स्किल को और डेवलपमेंट के गोल आने वाले समय में एज ए न्यू एज लर्निंग में कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी अगर गांव तक जाए, हम शहर में भी रहे तो वहां भी देखें तो उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रेन टीचर और फिर जो मतलब जिनके अंदर में एंथुसियाज्म होना चाहिए वो टीचर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अभी और कितना समय लग सकता है, या हम अपनी स्ट्रेटेजी में कितना बदलाव लाएं, ताकि ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से काम हो जाए। गवर्नमेंट भी काम कर रही है और टीचर्स में भी, वो टीचर्स भी लगे पड़े हैं कि हमारे बच्चे में बेहतर सुधार हो सके, बट कहीं ना कहीं लैकिंग तो फेस हो रही है। वो डाइवर्सिटी को लेकर के फेस हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के फेस हो, हम कर रहे हैं। तो अभी हमें कितना समय लग सकता है, हम कौन सी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं कि जो हमारा जो 21st सेंचुरी का जो है, चाहे डिजिटल लिटरेसी हो चाहे लिटरेसी हो, इन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। हर एक बदलाव स्वयं से होना चाहिए। राइट मैम। सबसे बड़ी बात मैं वहां से शुरू करूंगी। आज के एज से आप 50 साल 60 साल पहले लगाओ तो आज जो सुविधा है उससे कम ही थी, कम ही टीचर थे। मगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके लेवल से कम ही थे, पर फिर भी उनकी पढ़ाई की क्वालिटी थी। वो क्वालिटी में क्या था जो आज की क्वालिटी में नहीं है? हाँ, हमारे पास सकती है, नंबर ऑफ इयर्स वी हैव स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, वो हो सकता है, पर क्वालिटी एक डिफरेंस ये था कि हर एक इंसान का डिस्ट्रैक्शंस कम था। जो पढ़ाता था उसका और जो पढ़ता था उसका, दोनों का डिस्ट्रैक्शंस कम थे। जब आज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, प्रॉब्लम हुआ है, मल्टी चीज एक साथ कर, एक टीचर भी वन एट ए टाइम काम नहीं करता है, हम टीचर भी वन एट ए टाइम नहीं काम कर रहे हैं। तो एक अगर हम ये सिस्टम को अडेप्ट करें तो गिवन सुविधा तो समय के साथ बढ़ ही रही है, भी ट्रेनिंग भी समय के साथ चाहिए। तो ये जो बाहर से आने वाले हैं और समय समय पर आएंगे, वो कम है ज्यादा है उसको थोड़े टाइम के लिए बाजू रखे, क्योंकि वो मेरे और आपके हाथ में ही नहीं है। तो जो हमारे पास नहीं है उसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं कभी करें, पर जो हमारे पास है जिसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं वो है हम स्वयं। हम जब टीचर बन के जाते हैं, हम भी मल्टीटास्कर हैं। हमने खुद ने भी महसूस किया होगा कि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं और दोनों के बीच में अगर 4 साल या 5 साल का डिफरेंस है, तो वो दोनों बच्चे 2 अलग एंटिटी होते हैं। आपका एक कॉमन पेरेंटिंग भी नहीं चलता है वहां पे। तो ये चीज हमारे वर्ग में भी होगी। हम लगे कि मैंने तो 30 साल पहले टीचर ट्रेनिंग ली थी और मैं बहुत सक्षम हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, पर नहीं, मेरे पास आने वाला हर बच्चा एक चैलेंज लेके मेरे पास आता है। तो मेरे में एक विजिलेंस होना चाहिए कि ये बच्चा, क्योंकि आज देखो एक सिंगल चाइल्ड लगा, ज्यादातर सिंगल चाइल्ड होता है, या एट द मोस्ट 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं। अब ये बच्चों में एक सोशल माहौल में भी चेंज आया है। पहले हम फिजिकल बहुत खेलते थे, ये मतलब एक माहौल चेंज मिल गया है, इनपुट्स ज्यादा हो गए, सब्जेक्ट ज्यादा हुआ है, हर एक चीज से इतना कॉम्प्लेक्सिटी आया है। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम एक दूसरे को कैसे समझे, हम मतलब शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे को कैसे बेस्ट समझ पाए, तो ये हमारी एक है। सेकेंड है, सोसाइटी में टीचर्स को पहले बहुत बड़ा गुरु मान लिया, फिर हम लोग लेवल ऑफ टीचर्स भी आ गए। हमारे लिए 2 बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा होते हैं, पर उनके अलावा जो दिन होते हैं उसमें हमारे बच्चों ने अब भी इतना ही कितना प्राउड फील करते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर अस टू गेट इनटू क्लासरूम। शायद ये चीज में मैंने लास्ट 10-12 साल से ये महसूस करना शुरू किया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट वेटिंग फॉर द टीचर टू कम इनटू द क्लासरूम। वो लोग चाहते हैं कि वो टीचर एक ना आए या ना आए,
और आज के ये जो रिसेंट 5 years में मैंने वहां तक भी देखा, स्पेशल स्कूल को छोड़ दो, थोड़ा इंक्लूसिव स्कूल को भी छोड़ो, तो चिल्ड्रन टीचर्स आर फेसिंग चैलेंज टू गेट इनटू क्लासरूम्स। और ये का परिणाम है कि हमारे क्वालिटी एजुकेशन में इस पे फर्क पड़ता है। तो अगर टीचर ये सब चैलेंजेस को समझ ले और आने वाले दिन में जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज होते हैं उसको अडॉप्ट कर ले, एक्सेसिबल कर ले, तो बहुत जल्दी क्वालिटी एजुकेशन चेंज होगा। पर मानसिकता ऐसी है, जब सर ना पड़े हम नहीं करते, नहीं आता, इतना कंपल्शन नहीं होता। तो ये आज जितने ये 2 साल में इक्विप्ड किया है ना, इतना नहीं करते। वो बहुत से एक के बाद एक कमीशन बैठते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, CC+ करना है, ये करना है, तभी हम सीख लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि हम बेसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन से अगर टीचर काम करेगा ना, तो बहुत सी तकलीफों के बावजूद भी हम बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे पाएंगे। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। और टाइम बताएगा कि हम लोग फुल्ली तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हर बार चैलेंजेस अलग हैं। थैंक यू सो मच मैम। और सारे एग्जाम इसने भी कैसे न्यू एज लर्निंग में कैसे प्रवेश करना है और न्यू एज लर्निंग को कैसे हमको आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे आज का सेशन जो है वो अभी मुझे लगता है कि और किसी को देख पूछ लेते हैं। किसी कुछ पूछना है, कोई किसी के मन में कोई विचार है या कुछ कहना चाहते हैं तो? हम लोग वर्ग में हमेशा ऐसा कहते थे कि जब किसी को पूछना नहीं होता है ना, तो या तो सब बातें ऊपर से गई है या तो एकदम बढ़िया रहा है। तो नहीं, तो यहाँ हमेशा पे बढ़िया रहा मान लेती हूँ। हाँ। मगर कभी कभी होता है कि नहीं, बढ़िया रहा। और मैं बताना चाहूँ कि आप हालांकि बड़ौदा में ही है ना मैम? हाँ, मैं अपना भावनगर यहाँ पे KL इंस्टीट्यूट ये है और डेफ लोगों के लिए काम करता है, डेफ बच्चों के लिए लगभग 450 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। साथ साथ में दिव्यांगता में विजुअली इंपेयरमेंट बच्चों का स्कूल है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का स्कूल है, सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों का स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है। तो ऐसे 5 सेटअप हमारा मॉडल स्कूल के रूप में 5 सेटअप है। सारे की बिल्डिंग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। और मॉडल स्कूल को अगर देखना हो तो भावनगर की स्कूल को देखा जाए तो बेहतर होगा। मैं यहाँ काम करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअल में चीज देखने के योग्य है। बैरियर फ्री हो, चाहे हर एक चीज से क्वालिटी मेंटेन करने की बात हो, सब यहाँ पे किया जाता है, देखा जाता है। मैं कुछ सालों पहले 10-12 साल पहले भावनगर में आ चुकी हूँ, यही CRE के लिए, क्योंकि मैं भी RCI की 96 से RCI रजिस्टर्ड। जी हाँ जी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा। हाँ, तो मैं CRE में लेक्चर देने के लिए भी बहुत बार आई हूँ। आपके वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला सेंटर है ना, मैं आई हुई हूँ। और तभी मैंने कुछ सेंटर्स, तभी जो सेंटर्स थे उसकी विजिट भी ली है। आई वाज इम्प्रेस्ड। सच में भावनगर में अच्छा काम हो रहा है और ये इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी है। आगे मौका मिला तो जरूर आऊंगी और सब सेंटर का विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो जरूर फिजिकल में बुलाने की कोशिश करूंगा कि आप फिजिकल। और वहाँ यूनिवर्सिटी से ये बात करी तो सर ने बताया कि मैम इस फील्ड में बहुत ही बेहतर अच्छा नॉलेज रखती हैं, उनको आप बुलाइए। तो आपसे तो मेरा रूबरू नहीं था, बट सर ने मुझे आपसे आपका कांटेक्ट करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे आगे आने वाले समय में बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। ओके, थैंक यू मैम। अब यहाँ से एक आपका फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको मैं आग्रह करूंगा कि आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आवाज अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। नमस्ते मैम। आज आपने तो बहुत कुछ
दिया है, उसमें से मैं थोड़ा बहुत आपका पॉइंट है वो बताना चाहती हूँ कि आप स्पेशल एजुकेट हो गया। आवाज म्यूट हो गया, वापस से खोलिए। आपने बताया कि अगर हमें स्पेशल एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हमें सफल बनाना है, उसमें कुछ नया करना है, उसको हमें क्वालिटी एजुकेशन बनाना है, तो हमें अलग अलग प्रकार की जो टीचर्स एजुकेशन है उसकी जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। एवं सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं हमारी जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारी बैरियर्स है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग, अवेयरनेस, उसके आधार पर हमारी जो फाइनेंशियल है, एटीट्यूडल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, वो सब शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें सब बैरियर को दूर करना पड़ेगा। एवं एजुकेशन है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमें उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। और बच्चों की एजुकेशन दे सकते हैं, उसकी सभी बच्चे की नीड्स भी अलग अलग है। स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है तो सभी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, तो सभी की नीड अगर हम पूरी कर सकते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हम अच्छा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरा सभी पार्टिसिपेशन की ओर से, संस्था की ओर से और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है आपसे कि हम कैसे एजुकेशन कर सकते हैं और कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सफल बना सकते हैं, और नए जमाने में हम क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये भी आपने बहुत कुछ बताया। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अब मैं छोड़ती हूँ। Shall I leave? थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर कॉल करेंगे और बुलाएंगे। जय बाय मैम, बाय मैम, थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं, धनंजय देशमुख सर, मेरे मित्र सखा। सर आवाज पहुंच रही है? नमस्ते सर। नमस्ते अजी सर, शो करिए। तो इस अनुरोध है कि सेशन के बाद अगर आप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। सर धनंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारा की बात हूँ, मैं मेरा नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा, हम हमारा की बात कर रहा हूँ। आपका हमारा सबका ये सीआरई प्रोग्राम, उसमें आपका स्वागत है सर। आपको बहुत कम समय मिला। कल मैंने आपको कहा और आपने कंटेंट तैयार किया,